हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इंडियन ओवरसीज बैंक के न्यू सेविंग्स अकाउंट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप खुद ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बारे में कुछ यहाँ पे रूल्स दिया गया है कि जहां पे भी एस्ट्रिक सिंबल दिया गया है उस पोर्शन को फिलअप करना मैंडेटरी है। और इस फॉर्म को आपको ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। और इस फॉर्म में आपको जहां पे भी सिग्नेचर करना होगा वो ब्लैक कलर पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि किस तरह से बहुत ही आसान प्रोसेस से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो पहले ही आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिखना है। अगर ब्रांच नेम आपको नहीं पता है तो अगर आप चाहे तो इस बैंक के किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं। उसके बाद ब्रांच कोड आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर ऑफिस यूज के लिए दिया गया है तो इसे आपको खाली रख देना है। और एप्लीकेशन टाइप में न्यू के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद CKYC नंबर आपको खाली रख देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप में नॉर्मल यानी स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि अगर आप इस बैंक का अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है तब यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी लिखना है, नहीं तो इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम लिखना है, यानी जिस नाम से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जो नाम आपके आईडी में है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद मिडिल नेम आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी अगर आप मैरिड है तो मैरिड के ऊपर टिक कर देना है, या फिर अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका दूसरा किसी भी तरह का स्टेटस है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप डिवोर्सी है तब यहाँ पे आपको अदर्स के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम, या फिर अगर आप चाहे तो स्पाउस नेम, यानी अगर आप मैरिड है और अगर आप चाहे तो अपने वाइफ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो अपना फादर या फिर मदर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तब यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम ही लिखना होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स लिखना है, यानी आपके ऊपर आपके फैमिली में कितना जन डिपेंड है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इलिटरेट है, यानी अगर आप शिक्षित नहीं है, तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप शिक्षित है, यानी अगर आप एजुकेट है, तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। इनकेस अगर आप येस के ऊपर टिक करते हैं, यानी अगर आप शिक्षित नहीं है, तब यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है। और अगर आप यहाँ पे नो के ऊपर टिक करते हैं, यानी अगर आप शिक्षित है, तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपने खुद के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और अगर आप माइनर है, यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको अपना गार्जियन का नाम लिखना होगा। और गार्जियन के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। लेकिन अगर आप माइनर अगर नहीं है, यानी अगर आपको उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है, तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप दूसरे किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं तब वो कंट्री का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी आप किस तरह का काम करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जैसे कि मैं बिजनेस करता हूँ तो मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर दिया है। और अगर आप स्टूडेंट है तब यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंथली इनकम लिखना होगा, यानी हर महीने में आप जितना इनकम करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका नेटवर्थ, यानी आपका कुल संपत्ति कितना है, अप्रोक्स आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन लिखना है, यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप जनरल, ST SC या फिर OBC है तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और अगर आप जनरल है तब जनरल के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप डिसेबल पर्सन है, यानी अगर आपका किसी भी तरह का डिसेबिलिटी है, तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप डिसेबल पर्सन नहीं है तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, यानी अगर आप अगर ठीक से नहीं देख सकते हैं, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। तो जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी अगर आप कंपनी में काम करते हैं तब उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और कंपनी में किस तरह का जॉब रोल आपका है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तब किस तरह का बिजनेस करते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है, यानी अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, या फिर अगर आप किसी सीनियर पॉलिटिशियन है, या फिर अगर आप हेड्स ऑफ स्टेट है, या फिर अगर आप सीनियर गवर्नमेंट है, जुडिशियल या फिर मिलिट्री ऑफिशियल है, तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है।
और अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन अगर नहीं है तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आप रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि अगर आप किसी पॉलिटिकल एक्सपोर्ट्स पर्सन से अगर रिलेशन में है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है या फिर इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ प्लेस लिखना है, यानी आपका जन्म जहाँ पे हुआ था उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इंडिया के अलावा अगर दूसरे किसी कंट्री में यानी फॉरेन किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको नो के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप इंडिया के अलावा दूसरे किसी कंट्री में अगर टैक्स पे करते हैं तब यहाँ पे आपको दूसरा एक फॉर्म फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिया में रहते हैं और अगर आप सिर्फ इंडियन टैक्स पेयर है तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। और इनके सबके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो फॉर्म 60 को किस तरह से फिलअप करना होता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको वही नंबर लिखना है जो नंबर आप अकाउंट में देना चाहते हैं। अगर आपका ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है यानी दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, यानी आपका पर्सनल ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद आपका घर का या फिर ऑफिस का अगर टेलीफोन नंबर है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इसे खाली रख सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड रहना जरूरी है। तो मेरे पास यहाँ पे आधार कार्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधार के ऊपर टिक कर दिया है। और आपका डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है। और इशू डेट और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जैसे कि आपका करंट या फिर परमानेंट एड्रेस है या फिर अगर आपका इंडिया का बाहर का कोई एड्रेस है, यानी अगर आपका ओवरसीज एड्रेस है तो वो अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना चाहता हूँ, यानी जिस एड्रेस में मैं रहता हूँ वही एड्रेस मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे परमानेंट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद एड्रेस टाइप बताया गया है, जैसे कि अगर आपका घर का या फिर अगर आपका बिजनेस है और घर का और बिजनेस का एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। या फिर अगर आप सिर्फ घर का एड्रेस देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। या फिर अगर आप बिजनेस का एड्रेस देना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। या फिर अगर आप चाहे तो ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं घर का एड्रेस देना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, जैसे कि सिटी और विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जो एड्रेस आप देना चाहते हैं उस एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एड्रेस बताया गया है। तो अगर आपका घर का या फिर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब यहाँ पे आपको सेम एज करंट और परमानेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देना है। और वापस से आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मेलिंग एड्रेस अगर अलग है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बैंक से किसी भी तरह का अगर डॉक्यूमेंट आता है और अगर आप दूसरे किसी एड्रेस में अगर वो रिसीव करना चाहते हैं तब वो एड्रेस का डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस अगर सेम है तब सिंपली आपको सेम एज करंट और परमानेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देना है और वापस से आपको यहाँ पे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि इसके पहले वाले पेज में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे कि मैंने आधार कार्ड दिया था और आधार कार्ड का नंबर लिखा था, तो वो आधार कार्ड में जो एड्रेस है और मैंने यहाँ पे जो एड्रेस लिखा है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तब इसे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले पेज में आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था और यहाँ पे आपने जो एड्रेस लिखा है, अगर दोनों एड्रेस अगर अलग है तब यहाँ पे आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि अगर आप चाहे तो यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस था, जैसे कि मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस था वही एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मुझे इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज एक फोटो अटैच कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन और अंगूठे का छाप दे सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि सिग्नेचर आपको ब्लैक कलर के पेन से करना होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है, प्लेस की जगह में ब्रांच एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना होगा, यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद इस पोर्शन को ऑफिस से उसके लिए दिया गया है, तो इस पोर्शन को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, तो यहाँ पे इस पोर्शन को भी आपको खाली रख देना है जो कि ऑफिस से उसके लिए दिया गया है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। अगर आप बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट या फिर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप फिक्स डिपॉजिट और आरडी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट के ऊपर टिक कर दिया है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी अगर आपका अकाउंट अगर आप खुद ही यूज करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद डेबिट कार्ड के लिए
फर्स्ट एप्लीकेंट में आपको येस के ऊपर टिक कर देना है, और अगर आप डेबिट कार्ड अगर नहीं लेना चाहते हैं तब नो के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आपका दूसरे किसी व्यक्ति के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट है और अगर आप दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब सेकंड एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है, नहीं तो आपको इसे खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तब उस डेबिट कार्ड में कौन सा नाम आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल नाम है मैं वही नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। और अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है, SMS अलर्ट, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। और अगर आप पासबुक लेना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको येस के ऊपर टिक कर देना है, और ये स्टेटमेंट मंथली जानने के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड के ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग में फर्स्ट एप्लीकेंट में येस के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप अपने अकाउंट ओपन करने के साथ अगर फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फ्लेक्सी डिपॉजिट करना चाहते हैं तभी इस पोर्शन को आपको फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आप फिक्स डिपॉजिट या फिर फ्लेक्सी डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अगर ओपन नहीं करना चाहते हैं तब इसे आपको कंप्लीटली खाली रख देना है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। इसे नॉमिनी के लिए दिया गया है, यानी आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन अगर आप नॉमिनी अगर नहीं रखना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आप नॉमिनी अगर नहीं रखना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा। लेकिन अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट के लिए अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तब इस पोर्शन को आपको फिलअप करना होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी तरह का अगर बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तब उस अकाउंट के लिए नॉमिनी रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नॉमिनी रखना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है। तो अगर आप भी नॉमिनी रखना चाहते हैं तब इसे आपको फिलअप करना होगा। तो जैसे कि अगर आप नॉमिनी रखना चाहते हैं तब पहले आपको यहाँ पे अपना खुद का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना है, और ब्रांच नेम के साथ ब्रांच एड्रेस भी लिख देना है, यानी आपका ब्रांच जिस एड्रेस में है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका नाम अगर आप अपने पासबुक में अगर प्रिंट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लेकिन अगर आप अपने नॉमिनी का नाम अगर सीक्रेट रखना चाहते हैं तब इसे आपको खाली रख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में आपको सेविंग्स अकाउंट लिख देना है, और अकाउंट नंबर आपको खाली रख देना है। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी में आपको पहले नॉमिनी का नाम लिखना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखना है, और नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो मेरा बड़ा भाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डर ब्रदर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी का एज लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है, यानी आप जिन्हें नॉमिनी रखना चाहते हैं उनका उम्र अगर 18 साल से कम है, तब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे भी आपको खाली रख देना है। तो इस सिचुएशन में मैंने जिन्हें नॉमिनी रखा है वो माइनर नहीं है, यानी उनका उम्र 31 साल है, तो इसे मुझे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर से बताया गया है कि अगर आपका नॉमिनी माइनर है तब यहाँ पे आपको किसी को अपॉइंट करना होगा। तो जैसे कि पहले आपको उनका नाम लिखना होगा, और आप जिन्हें अपॉइंट करना चाहते हैं उनका एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर आपका नॉमिनी अगर माइनर नहीं है तब इसे आपको कंप्लीटली खाली रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तब अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वापस से बताया गया है कि अगर आप किसी माइनर को अगर नॉमिनी रखना चाहते हैं तब 2 व्यक्ति को यहाँ पे विटनेस रखना होगा। तो पहले आपको यहाँ पे विटनेस का नाम और जो विटनेस रहेगा उन्हें यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, और विटनेस का एड्रेस लिख देना है। ठीक इसी तरह से सेकंड विटनेस का कॉलम भी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, तो यहाँ पे प्लेस के जगह में आपको ब्रांच एड्रेस लिख देना है, और यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वापस से सिग्नेचर करना होगा, और अगर आप सिग्नेचर करना अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप चाहे तो थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का छाप भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे आपके सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, तो इसे आपको एक बार रीड कर लेना है। इस पेज में कुछ और फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको इस पेज में आ जाना है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया गया है जो कि आपको खाली रख देना है। यहाँ पे भी आपके सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड कई सारे रूल्स दिया गया है, तो इसे एक बार आपको रीड कर लेना है। और इस पेज में भी और कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कितना अमाउंट लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जो कि बैंक से ही आपको पता चलेगा। और सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो रहना जरूरी है। कोई एक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। और आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है। और इनकेस अगर आपके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तब इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 60 फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।